गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे उसको अप्लाई कहाँ किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किस किस फील्ड में किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको अप्लाई कहाँ कहाँ किया गया है? पहले तो थेरेपेटिक्स में। थेरेपेटिक्स का मतलब क्या होता है? जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह हो गए और जो दूसरी चीज़ें जिन्हें ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पर उसको अप्लाई किया गया है। डायग्नोस्टिक्स में, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक का मतलब है जो डिजीज़ वगैरह होती है उनको डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, जो मार्केट में कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए कार्ड आते हैं, ठीक है, और चीज़ों के डायग्नोसिस के लिए लैब में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप क्या है? प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए इनको यूज़ किया गया, अप्लाई किया गया। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड को तैयार करने के लिए इसको यूज़ किया गया। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या है? जो भी हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं उनका यूज़ करके। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, जो वेस्ट होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट में किन किन ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं हम, कौन से बायोमोलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर इसका, ठीक है, अप्लाई किया गया है। एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी, ठीक है, जो बायोमास होता है, बायोमास को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो बायो इथेनॉल का यूज़ हो रहा है आजकल इंडिया में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बायो इथेनॉल। ठीक है, तो वहाँ पर इसका अप्लाई किया गया है। ठीक है, तीन मेन, ठीक है, जो तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जो बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, जो किस फॉर्म में हो सकता है? एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में भी हो सकता है यूजुअली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। ठीक है, माइक्रोब भी होता है और प्योर एंजाइम भी हो सकता है। ठीक है, एंजाइम भी हमें कहाँ से मिलेगा? एंजाइम भी हमें, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसी से मिलेगा, सेल से ही मिलेगा, सेल के अंदर ही ये डेवलप होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? किसी भी कैटलिस्ट को काम करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करना। ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए होती हैं कैटलिस्ट को किसी भी काम करने के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, आयंस की कंसनट्रेशन चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन प्रोवाइड करना। जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज़ को तैयार करना। इनमें क्या किया जाता है? जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है, सेल मिलती है, सेल के साथ सेल क्या करती है? इनको, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं इनको सिक्रीट करती है। तो हमें प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ क्या मिलती है? सेल्स भी मिलती हैं। ठीक है, और दूसरे प्रोटीन्स भी मिलते हैं जो कि सेल्स के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, तो इनको प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। तो ये क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के, इम्पोर्टेंट रिसर्च एरियाज हैं ये तीन इम्पोर्टेंट रिसर्च एरिया, मेन रिसर्च एरियाज हैं। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में, ठीक है, अप्लाई किया गया है। जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करके, दूसरा क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, इनका यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, जेनेटिकली GMO होते हैं, GMO, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? पहला जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसमें क्या किया गया? ठीक है, जो एग्रो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में यही किया गया था। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है? इससे हमारी जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कुछ लिमिट तक इंक्रीज़ होती है, उसके बाद वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। ठीक है,
ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ किया गया। आया समझ में? अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स क्या हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स वो होती हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल जीन्स को इंसर्ट किया जाता है। डिज़ायरेबल जीन्स कौन सी होंगी? या जो उनको इंसेक्ट से या फिर पेस्ट से बचाएंगी और जो यील्ड को इंक्रीज़ करेंगी। यील्ड मतलब जो ग्रेन की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, ऐसी जीन्स को प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया। आया समझ में? ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनकी खासियत क्या होती है? ठीक है, हम इनको क्यों तैयार करते हैं? फर्स्ट रीज़न क्या है? वो अबायोटिक स्ट्रेसेस को ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर सकती हैं। ठीक है, अबायोटिक स्ट्रेसेस कौन से होते हैं? जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, इन्वायरमेंटल, ठीक है, जो एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है, जो नॉन लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, जैसे कोल्ड हो गया, ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गया। सैलिनिटी सॉइल में अगर ज़्यादा होती है, हीट, ठीक है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे भी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया एबायोटिक, यहाँ पर बायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक टॉलरेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बायोटिक टॉलरेंस को इंक्रीज करने के लिए इन क्रॉप्स को डेवलप किया गया। ठीक है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कौन से होते हैं? जो हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस हो जाते हैं, ठीक है, उनको कम करने के लिए। जैसे कैसे हो जाते हैं? जैसे कोई फंगस लग जाती है या फिर जो रोडेंट्स होते हैं वो हमारी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं कई बार, तो इनसे बचाने, क्रॉप्स के बचाने के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप किया गया है। ठीक है, एफिशिएंट मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। ठीक है, जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर उनको प्लांट्स अच्छे से यूज़ कर पाए, एफिशिएंटली उनको यूज़ कर सके, इसलिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप किया गया है। एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ हमने बताया था ना मैंने, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करने के लिए डेवलप किया गया है इनको। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को। ठीक है, तो क्वालिटी का मतलब क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होगी उससे। ठीक है, जैसे विटामिन रिच राइस डेवलप किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फास्ट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है इनको डेवलप करने में भी बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे इसको अप्लाई किया गया है? एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन। ठीक है, जो बीटी कॉटन होता है उसमें, ठीक है, उस यहाँ पर अप्लाई किया गया है, इसको बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेवलप किया गया है। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कौन से होते हैं? ठीक है, जो इनके ऊपर पेस्ट जो होते हैं इनका असर कम होता है। अगर पेस्ट जो होंगे, अगर उनका असर कम होगा, ठीक है, पेस्ट कम लगेंगे। ठीक है, पेस्ट कौन से होंगे? जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। जो क्रॉप को डैमेज करते हैं इंसेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम, ठीक है, जो एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, उसमें ज़्यादातर इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, एनिमल्स ज़्यादातर इंसेक्ट्स आते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के ऊपर इन पेस्ट्स का असर नहीं होता। आगे समझ में? ओके, तो इससे क्या होगा? अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का यूज़ करेंगे तो हमारी पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ठीक है, पेस्टिसाइड का भी हम कम यूज़ करेंगे। जो बीटी टॉक्सिन होता है उसको एक बैक्टीरिया डेवलप करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है इसको क्या किया गया? इस बैक्टीरिया से निकाला गया, फिर उसको क्लोन किया गया। क्लोन करने के बाद उसको प्लांट की सेल्स के अंदर एक्सप्रेस किया गया। ठीक है, प्लांट की सेल्स के अंदर एक्सप्रेस करने पे क्या हुआ? यही जो बीटी टॉक्सिन है वो भी प्लांट डेवलप करने लग गया। ठीक है, इससे क्या हो गया? इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। एग्जाम्पल इसका बीटी कॉटन, कौन कौन से प्लांट्स में? एग्जाम्पल बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, राइस, टमाटो, ये सारे बीटी क्रॉप्स हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं।
सबसे पहला है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन हम इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिलोसिस एक बैक्टीरिया है जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कुछ तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इंसेक्ट्स को मार देता है। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं? ठीक है, लेप्डोप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स, ठीक है, और डिप्टेरन्स। ठीक है, जो फ्लाइज और मॉस्किटो इसके अंदर आते हैं, आर्मी वर्म। ठीक है, अब जो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस है ये एक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर एक जो टॉक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टल होते हैं, और ये जो जब बाहर होते हैं, जब ये प्रोड्यूस करता है, ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जब ये अल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में आते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन होता है ये जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इंसेक्ट गट के अंदर ये अल्कलाइन पीएच प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ये इंसेक्ट उसको खाता है तो ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और अल्टीमेटली वो जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। ठीक है, ये जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, जो गट होती है गट की वॉल के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और उनके अंदर पोर्स डेवलप करते हैं। ठीक है, पोर्स डेवलप कर देते हैं। जब एपिथेलियल सेल्स होंगी तो एपिथेलियल के साथ सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है, और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन के में पोर्स डेवलप करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो जो सेल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं और अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गट की लाइसिस हो जाती है, गट क्या होती है डैमेज होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बीटी कॉटन है वो काम करता है। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, डायग्राम में। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन टॉक्सिन है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, और गट के अंदर ये, ठीक है, ये एंटर कर रहा है। यहाँ पे गट के अंदर जाके क्या हुआ, नॉर्मल गट बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर इसने पॉड डेवलप कर दिए, तो जो गट के बैक्टीरिया हैं वो सेल्स के अंदर एंटर कर गए और लास्ट में ये जो वॉर्म है वो मर जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टेप्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, लास्ट में जाके ये बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, ये जो कैटरपिलर होगा या फिर कोई और इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा। अब जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन बैक्टीरिया की एक जीन होती है, वो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। जीन का नाम है क्राइजीन। ठीक है, ठीक है, दो तरह की ये क्राइजीन्स होती हैं जो ये इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एक तो है क्राइन 1AB और दूसरी है क्राइन 2AB। ठीक है, ये दो जीन्स हैं। जो क्राइन 1AB है और दोनों मिलके ये कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करती हैं, और जो क्राइन 1AB है ये कॉर्न बोरर के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक है, जो क्राइन जीन्स हैं, इन जीन्स को कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये जो कॉटन प्लांट है जब इनको इस प्लांट ने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये भी जो टॉक्सिन प्रोटीन था, टॉक्सिन प्रोटीन को इसने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पीछे हमने टॉक्सिन प्रोटीन पढ़ा था, ठीक है, ये कौन सा कहाँ गया, ठीक है, ये वाला टॉक्सिन, ठीक है, इसको बनाना शुरू कर दिया, ये प्रोटीन क्रिस्टल्स को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो इंसेक्ट है वो मर जाते हैं इसमें, इसलिए एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है कोटिन की। ठीक है, तो मार्केट में ऐसे पैकेट्स के अंदर ये बीटी कॉटन की जो सीड्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, ये देखो ये लीफ है, ये नॉन ट्रांसजेनिक का अगर प्लांट है तो उसके लीव्स हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो इंसेक्ट है वो मरा नहीं और वो लीव्स को खाता रहा। ठीक है, तो वो जो लीव्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, ये छेद। ठीक है, ये देखो बिल्कुल जो टिश्यू है वो पूरा ख़त्म हो गया लीव्स का। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट के लीव्स हैं, तो उसमें जो कॉटन है उसको मान लो इस कॉटन की लीव्स हैं, तो जब भी इंसेक्ट ने इसको खाया होगा तो वो उसको खाते ही मर गया होगा। ठीक है, उसने खाना बंद कर दिया, उसके बाद वो 1-2 दिन के अंदर वो जो लार्वा है वो मर गया। ठीक है, ये जो बॉलवॉर्म्स होते हैं, बॉलवॉर्म्स, ठीक है, बॉलवॉर्म्स में क्या होता है, बॉलवॉर्म्स के अंदर ये जो बीटी कॉटन है वो इफेक्टिव है, एक इफेक्टिव क्रॉप है। ठीक है, तो बॉलवॉर्म्स
अगर आप नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसको पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं और वो प्लांट फिर ऐसे दिखता है। उसके अंदर जो कॉटन है बहुत ही कम होती है, उसकी जो यील्ड है बहुत ही कम हो जाती है उस क्रॉप की। ओके, ठीक है। तो ये नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसके अंदर ये बॉलवर्म लगा हुआ है। यहाँ पर ये ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसके अंदर ये बॉलवर्म नहीं है। हाँ, अब ये प्रिपेयर कैसे किया गया है, ठीक है, वही डायग्रामेटिकली दोबारा से बताया हुआ है। यहाँ से बैसिलस थ्रोजेनेसिस से यहाँ से जीन निकाली और उसको वहाँ पे डाल दिया, सेल्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर सेल्स के अंदर इसकी जीन चली गई, ठीक है। जीन के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सेल्स के अंदर आ गई है जीन, ठीक है, और यहाँ पर इसने टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सेल ने, ठीक है। सेल अब प्लांट ग्रो किया, ठीक है। ये सीड्स है, मान लो सीड की सेल्स हैं, तो सीड्स को हमने सॉइल के अंदर डाला, सॉइल में प्लांट ग्रो हुआ। प्लांट के ऊपर ये कैटरपिलर कोटल बॉलवर्म्स आए, तो जब भी उसने खाया तो वो यहाँ पे डेड हो गए, ठीक है, मर गए। तो इस तरीके से जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो कॉटन बॉलवर्म्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर उनका ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, इंसेक्ट्स का असर नहीं होता, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट्स में एक निमेटोड होता है, ठीक है, मेलाडोगाइनी इनफैमिनिशिया, ठीक है। इसकी इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो मेलाडोगाइनी इनफैमिनिशिया जो निमेटोड है, ये कहाँ पे टोबैको के रूट के ऊपर अटैक करता है और उस रूट को बिल्कुल खा लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टोबैको प्लांट है वो अल्टीमेटली मर जाता है और जो टोबैको की यील्ड है बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्रॉप को मेलाडोगाइनी इनफैमिनिशिया से बचाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया गया, ठीक है। RNAi, शॉर्ट में RNAi लिखते हैं इसको। तो आरएनए जो इंटरफेरेंस है ये नेचुरली जो यूकारियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये सेलुलर डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, ठीक है। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है और इसकी मैसेंजर आरएनए की जो एक्सप्रेशन है उसको रोक देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग, ठीक है। साइलेंस, ये जो जिससे भी ये मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हम साइलेंसिंग कहते हैं, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। अब ये जो आरएनए है, ठीक है, ये जिसको मैसेंजर आरएनए, ये कहाँ से आ सकता है? ये दो जगह से आ सकता है। एक तो आरएनए के, ठीक है, जो वायरस होते हैं उनसे हो सकता है, दूसरे होते हैं ट्रांसपोसोम, ठीक है। ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर ही कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रांसपोसोम्स, जो अपनी पोजीशन बदलते हैं। उनका दूसरा नाम होता है जंपिंग जीन्स भी कह देते हैं, जंपिंग, ठीक है, जीन्स, ठीक है, जंपिंग जीन्स भी कहते हैं ट्रांसपोसोम्स को। अब क्या किया गया है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज़ करके न्यूमेटोडिक स्पेसिफिक जीन्स, ठीक है, जो न्यूमेटोड हमने मेलाडोगाइनी इनफैमिनिशिया, ठीक है, उनकी जीन निकाली। उनकी जीन निकालने के बाद उसको क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के अंदर डाला और जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है उसका यूज़ करके कहाँ डाल दिया हमने उनको, होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है, टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। आए समझ में? मतलब क्या किया हमने, ठीक है, जो निमेटोड की जीन है उसको अल्टीमेटली होस्ट की जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर पहुंचा दी है, ठीक है। उसके अंदर पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये जो होस्ट प्लांट है इसकी जीन्स को एक्सप्रेस करने लगे। अब एक्सप्रेशन जीन क्या हुआ, हमने एक जीन दी, ठीक है। होस्ट प्लांट सेल के अंदर दो तरह के आरएनए बने, एक तो सेंस आरएनए बना, दूसरा एंटी सेंस आरएनए बना। सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है, ठीक है, जो प्लांट की सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर RNAi के लिए जरूरी होता है,
ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस जो प्रोसेस है इसके लिए जरूरी होता है। अब ये जो आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर है वो इसकी जीन से बना है, ठीक है, नेमाटोड की जीन से है बेसिकली, जो हमने कहाँ पर डाली हुई थी, पोस्ट प्लांट सेल के अंदर डाली हुई थी। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो ये बना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, ये किसके कम्प्लीमेंट्री होगा, ये नेमाटोड की जीन्स के कम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, नेमाटोड की जीन जो होगी उसके कम्प्लीमेंट्री होगा। तो एक तरफ तो ये तो प्लांट सेल होगी, ठीक है, प्लांट सेल, तो ठीक है, प्लांट के अंदर। दूसरा है जो नेमाटोड है, ठीक है, नेमाटोड के अंदर भी तो ये जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रही होगी, ठीक है, तो वहाँ भी मैसेंजर आरएनए बन रहा होगा, जीन से मैसेंजर आरएनए, डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, ठीक है, तो इसकी कम्प्लीमेंट्री होगा ये वाला, ठीक है, एक दूसरे ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो जब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब ये नेमाटोड की सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो बनता है इसको डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है, इसको पूरे को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नेमाटोड की जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाती, ठीक है, और इस वजह से ये जो नेमाटोड है वो मर जाता है। ओके, आया समझ में ये, ठीक है, ये प्रोसेस होता है आरएनए इंटरफेरेंस में, ठीक है। अब मैकेनिज्म वही है, बस इसको थोड़ा डिटेल में, ठीक है, बताया हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या था, आरएनए में एक सेलुलर एंजाइम डाइसर, ठीक है, डाइसर जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बाइंड करता है और उसको क्लीव कर देता है, ठीक है, ट्रिमिंग का काम करता है मतलब ये, ठीक है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा उसको छोटा कर देगा, इसका साइज डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसको कहेंगे siRNA, ठीक है। ये कितना लंबा होता है, लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है, 20 बेस पे लॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आरएनए होता है, अब आरएनए, ठीक है, ये जो आरएनए बना है, अब siRNA के साथ कौन बाइंड करता, ये रिस्क कम्प्लेक्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं कुछ, वो बाइंड करते हैं इसके साथ, ठीक है, और उससे क्या बनाते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कम्प्लेक्स बना लेते हैं, रिस्क कम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रिस्क कम्प्लेक्स है ये, ठीक है, यही क्या करता है, यही रिस्क कम्प्लेक्स RISK रिस्क कम्प्लेक्स क्या काम करता है, यही जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए को, ठीक है, मैसेंजर आरएनए को ये करता है, मतलब उसको डायग्नोज करता है, फिर उससे डिग्रेड भी ही करता है, ठीक है। इस रिस्क कम्प्लेक्स के पास न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए को लास्ट में डिग्रेड कर देता है और उससे क्या होता है, जीन की साइलेंसिंग हो जाती है, जीन साइलेंस हो जाती है और लास्ट में जो नेमाटोड है वो मर जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये, ठीक है, और ये है डाइसर प्रोटीन, ठीक है, डाइसर एंजाइम, ये क्या करता है, इसको ट्रिम कर देगा, इसका साइज डिक्रीज कर दिया, अब डिक्रीज करने के बाद रिस्क कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, रिस्क कम्प्लेक्स में ये मैसेंजर आरएनए को क्लीव कर रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल siRNA क्या होता है, siRNA एक आरएनए की क्लास है जो 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती है, ठीक है, 20 to 25 बेस पेयर लॉन्ग होती है, ठीक है, और ये बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, आरएनए जो siRNA है ये स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन को रोक देते हैं, ठीक है, बस यही है, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, ठीक है। तो आज इतना ही कर रहे हैं हम, ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।